आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कौरिन भाटा की महक अब भारत की वाइस कैप्टन, गली से ग्लोबल तक महक नरवासे का धमाका। छत्तीसगढ़ की महक अब श्रीलंका टूर की कमान में। बयालीस करोड़ की सड़क गड्ढों में तब्दील, राजनांदगांव सड़क बनी जानलेवा, विकास की सड़क या मौत का रास्ता। बास्केटबॉल में ऐतिहासिक जीत, पांडिचेरी में राजनांदगांव का जलवा, केरल को हराकर बनी चैंपियन। गठुला की महिलाएं पहुंची एसपी कार्यालय, अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का विरोध, गांव में शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई की मांग। नए सत्र से पहले स्कूल में शिक्षक संकट, स्टेट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई प्रभावित, शिक्षक नहीं कैसे चलेगी पढ़ाई, स्टाफ की कमी से स्कूल बेहाल। जहां सड़कें विकास की पहचान मानी जाती है, वहीं राजनांदगांव की एक सड़क आज सवालों का ऐसा नेटवर्क बन गई है जिस पर चलना मतलब हादसे को न्योता देना हो गया है। करोड़ों की लागत से बनी सड़क अब लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि मुसीबत बन गई है। करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं और तत्काल मरम्मत की मांग की है। राजनांदगांव में कुछ समय पहले तकरीबन 42 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद तकरीबन 42 सड़कों पर डामरीकरण का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो कि बीते कुछ समय पहले इसकी शुरुआत हुई थी और शुरुआत होने के कुछ समय बाद ही ये सड़कें जो हैं वो उखड़ने शुरू हो चुके थे। मामला शहर में काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था। अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये जगह राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय से जिला चिकित्सालय जाने वाले मार्ग पर हम खड़े हुए हैं और लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ ऐसी शिकायतें सामने में आनी शुरू हो चुकी है कि जो यहाँ पर की सड़कें हैं वो पहले ही जब सड़क बन रही थी, सड़क का निर्माण हो रहा था, तब कुछ समय पहले ही सड़क जो है वो उखड़ने शुरू हो चुके थे, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके थे। अब आने वाले समय में बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में लोगों को, राहगीरों को और साथ ही साथ यहाँ आवागमन करने वाले जो 2 पहिया और 4 पहिया वाहन वाले जो लोग होते हैं, चालक होते हैं, उनको भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे गंभीर विषय तो ये है कि ये जो रास्ता है वो मुख्य मार्ग है जिला चिकित्सालय जाने का। यहाँ से कई सारे पेशेंट जो है वो इसी रास्ते से जिला चिकित्सालय का रुख करते हैं और कहीं ना कहीं ये गड्ढों की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आइए चलते हैं इस जगह पर, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि सड़क की क्या अभी स्थिति है और आने वाले बरसात के समय में ये सड़क और कितने और किस तरीके से भयावह रूप लेती है। करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सड़क अब अपने ही गड्ढों की वजह से चर्चा में है। हालात यह है कि सड़क कम और गड्ढों की श्रृंखला ज्यादा दिखाई देती है। 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया, हर कोई यहां सावधानी नहीं बल्कि संघर्ष के साथ सफर कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण के कुछ ही समय बाद सड़क ने अपनी असली कहानी दिखानी शुरू कर दी थी। अब स्थिति यह है कि दिन में तो किसी तरह लोग रास्ता समझ लेते हैं, लेकिन रात में यह सड़क किसी ट्रैप जोन से कम नहीं लगती। यहाँ गड्ढे अचानक सामने आकर वाहन चालकों चौंका देते हैं। यह मार्ग जिला अस्पताल तक पहुंचने का अहम रास्ता भी है। ऐसे में मरीजों और एम्बुलेंस के लिए यह रास्ता सुविधा कम, चुनौती ज्यादा बन गया है। बरसात में तो हाल और बिगड़ जाते हैं। गड्ढों में पानी भरने के बाद सड़क और समतल हिस्सा एक जैसा दिखने लगता है, जिससे हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लोगों का कहना है कि करोड़ों की लागत के बावजूद सड़क की यह हालत सीधे सीधे गुणवत्ता और निगरानी पर सवाल खड़े करती है। अब क्षेत्रवासी एक ही मांग कर रहे हैं कि सिर्फ मरम्मत नहीं बल्कि पूरी जांच हो कि विकास की सड़क आखिर गड्ढों का रास्ता कैसे बन गई। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन प्रशासन ने से तुरंत सुधार और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं ताकि यह सड़क किसी बड़े हादसे का कारण न बने। ये अभी बनी रही थी पहली यहाँ मतलब कुछ समय पहले डामरीकरण के काम हो रही इसका बनी रही से ये फिर उखड़ गए तो कैसे समस्या हो तो ये आप मतलब यहाँ गाड़ी गड्ढा वड्ढा है
हमन का जानबो कैसन में लगाथे, पक्की करथे कैसन में का करथे ते हमन का जानबो, का लोकल साफ करथे का ओरिजिनल में करथे ते हमन ला मालूम है, तो बनैया मन ला मालूम नहीं। तो तकलीफ तो आप मन ला होते यहाँ पे? आप मन लहे निकाला थन दिन ला इसने का करबो। अच्छा, यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह भी गुजरते हम गुजरथे तो वहाँ भी समस्या होती हुई, पानी वाली छटकत हुई, कोई गाड़ी में एक्सीडेंट होके गिर जात हुई? तो छटा गिरी। देखो मैं तो रहता बाहर, मगर एक्चुअली मैं अप डाउन इधर से करता हूँ। अच्छा, मैं कॉलोनी ये वार्ड 15 में कॉलेज से जिला अस्पताल जाने वाला मार्ग है ना? हम हाँ। यहाँ किस तरीके की समस्या है सड़क की? सड़क यही समस्या है कि उखड़ जाती है, सब जो आप पहले बताया कि उखड़ जाती, पोती पाती करती है, उसी हिसाब से रहती है इसकी। पहले भी ये सड़क बनी हुई थी, हाँ, फिर से उखड़ गई है। हाँ, पहले भी वैसी उखड़ी हुई थी और अभी भी उखड़ रही है। अच्छा, और उसका देखने के लिए कोई है नहीं, कोई ज़्यादा दबाव डालता है तब उस पर वो लोग कार्रवाई के आसार होता है। मतलब लोगों को बारिश के समय में कितनी बारिश के लिए तो बोलेंगे ही, वो तभी कोई है ही ना, वार्ड मेंबर भी नहीं चाहता। एक बात बोलो, मैंने पार्षद और महापौर कभी निरीक्षण पॉड पे हमारे इलाके में नहीं आता, किसी भी इलाके में निरीक्षण नहीं करते। हॉस्पिटल रोड है, रानी सागर के नीचे वाला मोहल्ला हॉस्पिटल रोड में नाम से आता पहले है। यहाँ पर डांबरीकरण का सड़क बना हुआ था, कितने समय में उखड़ गई है? मतलब वही 5 से 6 महीने के अंदर उखड़ गई। अब देखा जा रहा है यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे भी हो चुके हैं और गड्ढियाँ भी बाहर निकल चुकी है। साथ में देखा जा रहा है कि ये जिला चिकित्सालय जाने का मुख्य मार्ग है, तो किस तरीके की परेशानी होती है? नहीं, परेशानी वही है, जैसे अब गाड़ी वाड़ी जाती हैं तो पानी के समय छटकता है, कोई आदमी घर के बाहर नहीं बैठ सकता। कभी कोई सड़क दुर्घटना हुई है? नहीं, सड़क दुर्घटना तो फिर नहीं हुई है। लेकिन बरसात के आने वाले समय में बरसात के मौसम में ऐसी दुर्घटना का अंदेशा लगाया जा सकता है। हाँ, बरसात के समय हो सकता है। क्या मांग करते हैं, किस तरीके की होनी चाहिए यहाँ की नहीं, सड़क? रोड बनना चाहिए तो फिर एकदम मतलब अच्छा क्वालिटी का बनना चाहिए। क्या ठेकेदार कुछ लोग तो बचाने के लिए मलबा कम लगाते हैं। ये जाता है गौरव पथ जिला चिकित्सालय। हाँ, जिला चिकित्सालय। और ये रोड का कोई मरम्मत होता ही नहीं। पहले भी तो यहाँ पर सड़क बनी हुई थी डाली। पहले कहाँ, पहले वो तो कापा किए थे भैया। अच्छा, कापा लगाए थे, जिस जगह में खराब है उस जगह में लगाए थे। किस तरीके की समस्या होती है इस सड़क की वजह से? बड़े-बड़े सड़क की गड्ढे हैं। समस्या ऐसी है कि आगे कुछ ना कुछ होता ही रहता है दुर्घटना। अच्छा, आने वाले समय में बरसात का मौसम है तो और ज्यादा बढ़ जाएगी समस्या। क्या मांग करते हैं? सड़क बनना चाहिए। पांडिचेरी में आयोजित 76वीं गर्ल्स नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजनांदगांव की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें, फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम ने केरल को 55 के मुकाबले 51 अंकों से हराकर पहली बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया। लंबे इंतजार के बाद मिली इस जीत से पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की गर्ल्स बास्केटबॉल टीम ने पांडिचेरी में आयोजित 76वीं नेशनल चैंपियनशिप में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए नया इतिहास लिख दिया है। सेमीफाइनल में तमिलनाडु को हराकर फाइनल में पहुंची राजनांदगांव की टीम ने निर्णायक मुकाबले में केरल के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया और 55 से 51 के करीबी स्कोर से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही राजनांदगांव की टीम ने पहली बार इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खिताब पर कब्जा जमाया और गोल्ड मेडल हासिल कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। टीम के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन ने राज्य में बास्केटबॉल के बढ़ते स्तर और खिलाड़ियों की मेहनत को एक बार फिर साबित कर दिया है। अभी सर्बिया के जिलातिबोर शहर में 13 जून से 22 जून तक ISF वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होना है। उस प्रतियोगिता में भारतीय स्कूल टीम भी भाग लेगी। उसमें बालक वर्ग में राजनांदगांव के युगांतर और DPS में पढ़ने वाले बच्चे हिमांशु सिंह और शुभम सिंह का चयन हुआ है। इसके अतिरिक्त अंजनी, रूमी कन्वर, काम्या झा, ये तीनों DPS स्कूल में पढ़ते हैं और ये सभी रेवाड़ी के सर्वगिराव बास्केटबॉल एकेडमी के मैदान पे नियमित ट्रेनिंग करते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से एक अन्य खिलाड़ी महासमुंद की दिव्या रंगारी का भी इसमें चयन हुआ है और DPS खेलो इंडिया बास्केटबॉल एकेडमी की रेवा कुलकर्णी का भी चयन इस प्रतियोगिता के लिए में भाग लेने वाली भारतीय टीम में हुआ है। राजनांदगांव जिले के ग्राम गठुला से महिलाओं का एक बड़ा समूह शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने गांव में फैल रही अवैध शराब बिक्री के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई।
इस दौरान महिलाओं ने साफ कहा कि गांव का सामाजिक माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है और इसका सीधा असर बच्चों और परिवारों पर पड़ रहा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए गांव में चल रही अवैध शराब की बिक्री पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की मांग की। महिलाओं का कहना था कि कई बार शिकायतों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिससे अब उन्हें संगठित होकर जिला मुख्यालय तक आना पड़ा। उन्होंने प्रशासन से गाँव को नशा मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। इस दौरान महिलाओं के तेवर सख्त और आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। उनका कहना था कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम लोग यहाँ अवैध शराब की बिक्री बंद करवाने के संबंध में आए हैं। जी। कौन बेच रहा है? ये हमारे गांव में ही कुछ लोग हैं जो बेच रहे हैं और मतलब वही गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोग भी आकर के वहाँ पे शराब का सेवन करते हैं और चौक चौराहों के साथ साथ खेत जाते हैं महिलाएं, उधर भी जा जाकर पीते रहते हैं और गाली गलौज ये सब चीज अब शब्द होता रहता है, जिससे महिलाएं बहुत परेशान हो चुकी है। कब से हो रहा है ये सब? ये बहुत दिन से हो रहा है। इससे पहले भी शिकायत की हो? हाँ, हम लोग अपने चिखली थाना है ना, वहाँ पे किए थे शिकायत। वहाँ पे एक आध बार मतलब कार्रवाई हुआ था, लेकिन अभी भी वहाँ पे स्टार्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मैडम के पास आए। हमारे गांव में बहुत अवैध शराब बिक्री होते करके शिकायत लेके आए एचपी मैडम का। और काहे गांव में छोटे छोटे बच्चा मन भी अब बहुत ज्यादा नशा पत्ती के में चल रहे। ये सब ला देख के हम यहाँ अपना महिला समूह संगठन समृद्धि ग्राम संगठन गठुआ ग्राम पंचायत गठुआ से आए हैं। तो वहाँ पुलिस चौकी नहीं गिरा था? गिरे हैं एक बार वही से बीच में, फिर वही चालू हो गई करके आप मैडम करा है। छुईखदान जनपद पंचायत में जनपद सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। इस दौरान 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों की वित्तीय कार्य प्रणाली में हुए बड़े बदलावों की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही ग्राम पंचायत विकास योजना को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया। अब पंचायतों को मिलने वाले अनुदान की संरचना पूरी तरह बदल गई है। प्रशिक्षण में बताया गया कि कुल फंड का 80% हिस्सा बेसिक ग्रांट और 20% परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में मिलेगा। बेसिक ग्रांट का कम से कम 50% हिस्सा स्वच्छता, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था में पंचायतों को अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता भी बढ़ानी होगी। परफॉर्मेंस ग्रांट पाने के लिए पंचायतों को स्थानीय राजस्व में सुधार करना जरूरी होगा, जिसमें प्रति परिवार कम से कम 1200 रुपए का राजस्व संग्रह लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सभी वित्तीय लेन देन अब पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होंगे। भुगतान के लेकर ऑडिट रिपोर्ट तक ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जो पंचायतें डिजिटल व्यवस्था और राजस्व बढ़ाने के मानकों पर खरी नहीं उतरेंगी, उन्हें अतिरिक्त अनुदान मिलने में कठिनाई हो सकती है। प्रशिक्षण में यह संदेश साफ रहा, अब पंचायतों को सिर्फ योजनाएं बनाने वाली इकाई नहीं बल्कि डिजिटल और आत्मनिर्भर वित्तीय व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना होगा। जिला मुख्यालय स्थित सांस्कृतिक भवन में गुरुवार को जिला प्रशासन एवं नगरपालिका परिषद के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न बैंकों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अधिकारियों ने जानकारी दी कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी एवं छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी आसान ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत पहले चरण में 10,000 रुपए, दूसरे चरण में 25,000 रुपए और तीसरे चरण में 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। शिविर के दौरान कुल 52 हितग्राहियों के आवेदन भरे गए, जिनमें से 12 लाभार्थियों को तत्काल ऋण स्वीकृत किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष गिरिजानंद चंद्राकर ने कहा कि यह योजना छोटे व्यापारियों के लिए संजीवनी साबित हो रही है, जिससे उन्हें बिना गारंटी वित्तीय सहायता मिल रही है और स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। आज पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय के द्वारा ये योजना मतलब निकाली गई है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को जो दी जानी है, जो सब्जी बेचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको दिया जाना है। और आज जो है 22 का स्वीकृत हुआ है, उसमें से हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों के द्वारा 12 लोगों को प्रदान किया गया है, ताकि वो अपना काम धंधा अच्छा से कर सके, अपने घर परिवार को अच्छा से चला सके। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए।
because you deserve to glow naturally. रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के सख्त पालन को सुनिश्चित करने के लिए केसीजी पुलिस द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 1 जून से 10 जून 2026 के बीच यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए कुल 192 प्रकरण दर्ज किए गए और 63,100 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। यातायात पुलिस के अभियान के दौरान चौक चौराहों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर वाहन न चलाने, 3 सवारी से बचने और वाहन के आवश्यक दस्तावेज साथ रखने के लिए जागरूक किया गया। कार्रवाई के दौरान सबसे अधिक मामले बिना नंबर प्लेट, 3 सवारी, प्रेशर हॉर्न, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, शराब पीकर वाहन चलाने और मालवाहक वाहन में सवारी बैठाने दर्ज किए गए। इसके अलावा नाबालिग द्वारा वाहन चलाने, काले शीशे और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने के एक मामले भी सामने आए। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है और उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया भी जारी है। जिला पुलिस ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। खैरागढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में इस बार चुनावी माहौल के बीच एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। जहां अक्सर वार्डों में शिकायतों की लंबी फहरिस्त देखने को मिलती है, वहीं यहां की ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कह रही है। लोगों ने मौजूदा पार्षद मोनिका रजक के कामकाज पर काफी हद तक संतोष जताया है। रिपोर्ट में सामने आया कि वार्ड में साफ सफाई, सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोगों की ज्यादा शिकायत नहीं है। कई लोगों का कहना है कि समस्याओं का समाधान जल्दी हो जाता है और पार्षद से मिलना भी आसान है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी कई लोगों तक पहुंचा है। वार्ड में साफ सफाई की स्थिति भी पहले से बेहतर बताई जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट में यह भी दिखा कि लोग अपने वार्ड के विकास को लेकर काफी हद तक संतुष्ट नजर आए। पार्षद मोनिका रजक ने कहा कि वे खुद को जनसेवक मानती है और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने की कोशिश करती है। उन्होंने यह भी कहा कि आगे चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी संगठन और परिस्थितियों के अनुसार होगा। कुल मिलाकर वार्ड नंबर 6 में लोगों की राय सकारात्मक दिखाई दी और मौजूदा पार्षद के काम से अधिकतर लोग संतुष्ट नजर आए। आने वाले कुछ माह बाद खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव संपन्न होने हैं। बता दें कि खैरागढ़ नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत 20 वार्ड आते हैं और पूरे 20 वार्डों में जो वहाँ के नागरिक हैं वो अपने पार्षद का चुनाव करेंगे। आपको बता दें कि अभी नगर पालिका में भाजपा की सत्ता है। इस वक्त हम वार्ड नंबर 6 बरेटपाड़ा में मौजूद हैं और लगातार हम अलग अलग वार्डों में जाके पार्षद का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं और आपके सामने पार्षद का रिपोर्ट कार्ड हम पेश कर रहे हैं। अभी हम वार्ड नंबर 6 पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमारे साथ वार्ड नंबर 6 की महिलाएँ हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताएंगे आपके जो पार्षद है अभी वर्तमान में वो क्या क्या काम किए, उनकी कार्यशैली कैसी रही है 5 साल? सब काम करे थे सर। अच्छा, का काम करे? आवास मिला थे? आवास मिला थे, सीढ़ी उड़ी बनाते, नाली साफ करवाते, सब काम करवाते। अच्छा, रोड के बढ़िया सफाई साफ सफाई होते हैं? सरकारी योजना मन के लाभ मिलते हैं? आप मतलब महतारी वंदन योजना मिलते? हाँ। ठीक, तो अभी अगर चुनाव होते साल, नगर पालिका चुनाव 6 महीना बाद होने वाला है, तो जो अभी जो पार्षद आपके वर्तमान में है मोनिका रजक, वही है ना? बोला आप चुन के लाओ कि दूसरा कोई? मोनिका रजक लाओ। ठीक, और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आप बताएंगे कैसा रहा पार्षद का कामकाज? बहुत अच्छा है, मस्त है, साफ सफाई सब। जी बताएंगे, आप वार्ड नंबर 6 से पार्षद हैं, क्या क्या काम आपके द्वारा वार्ड नंबर 6 में किए गए हैं 5 सालों में? सबसे पहले तो वार्ड के लोगों का जो भी काम रहते हैं मेरे पास लेके आते हैं, मैं उनको करवाने का पूरा कोशिश करती हूँ। और रही बात सफाई वगैरह की, बीच बीच में करवाते ही रहती हूँ नगर पालिका कर्मचारियों को चुनाकर। और लगभग अभी मेरे कार्यकाल में 20 से 25 लोगों का आवास का घर बना है। बाकी रोड नाली तो कॉमन है, बिजली भी, ये सब। राजनांदगांव जिले के कौरिनभाटा क्षेत्र से निकली प्रतिभा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। मेहनत, जुनून और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर युवा क्रिकेटर महक नरवासे ने भारतीय महिला अंडर 19 टीम में जगह की ही नहीं बनाई, बल्कि उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए टीम का उप कप्तान भी नियुक्त किया गया है।
यह उपलब्धि सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण बन गई है। अब महक भारतीय टीम के साथ श्रीलंका की अंडर 19 महिला टीम के खिलाफ होने वाली सीरीज में मैदान संभालती नजर आएंगी। कौरिन भाटा की गलियों से शुरू हुआ यह सफर आज राष्ट्रीय स्तर की पहचान बन चुका है। महक की कहानी उन तमाम युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। महक की इस सफलता को सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं माना जा रहा बल्कि यह संदेश है कि अगर सही मार्गदर्शन, परिवार का समर्थन और लगातार मेहनत साथ हो तो छोटे शहर की बेटियां भी देश का झंडा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुलंद कर सकती है। कोच मनोज तिवारी के मार्गदर्शन में महक ने क्रिकेट की बारीकियां सीखी और अपने खेल में निरंतर सुधार किया। इसी मेहनत का नतीजा है कि आज उनका चयन भारत की अंडर 19 महिला टीम में हुआ है, जहां वह T20 और वनडे दोनों मुकाबलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। आपको बता दें, महक के चयन की खबर से राजनांदगांव और पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है। लोग इसे राज्य की महिला क्रिकेट के लिए एक नया अध्याय मान रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तक पहुँच के। अभी और आगे जाने को है तो ये कैरी फॉरवर्ड करूँ जो भी है। सब अलग अलग इंडिया पे अलग अलग स्टेट से प्लेयर थे जो डोमेस्टिक मैचेस होता है उसके पहले जो उस पे अच्छा किया था, फिर वो यहाँ कैंप में आए। कैंप के बाद टीम बनाए, 6 टीम बनाने के बाद मैचेस हुए आपस पे। बहुत अच्छा लग रहा है। सब फैमिली खुश है, सर लोग खुश है जो मेरे हैं। आगे अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप खेलना है उस पे और आगे इंटरनेशनल खेलना है, सीनियर्स लोग के साथ खेलना है इंडिया। तो सुन के ना बहुत ही अच्छा लगा। और उसकी मेहनत सर, वो ना 3 टाइम जाती थी ग्राउंड। सुबह फिटनेस के लिए जाती थी, 11 बजे प्रैक्टिस के लिए जाती थी, फिर 3:30 बजे फिर प्रैक्टिस के लिए जाती थी। और सबसे ज्यादा सपोर्ट उनके कोच का रहा मनोज तिवारी सर। ये तो मेरी बच्ची आज एक प्रेरणा के स्रोत बन गई और मैं सभी खिलाड़ियां, बच्ची जो है, लड़कियां जो है, वो इनसे प्रेरणा ले और इसी के समान आगे बढ़े, ऐसा मेरा है सर। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारा चीज उनके मेहनत, परिश्रम और लगन का प्रतिफल है। और उसके साथ साथ वो बच्चे के साथ साथ उनके कोच को भी दूंगा, क्योंकि उन्होंने अथक प्रयास किया। क्योंकि मार्ग बताने वाला प्रमुख होता है और उसके साथ साथ मेहनत करने वाला, ये उनका देन। ये तो बहुत कठिन रहता ही है, लेकिन मैं कभी लड़के और लड़कियों में कभी भेद नहीं किया। आज भी शिक्षक तो हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता बच्चियों को ही देता हूँ। सबसे पहले तो मैं उनके मम्मी पापा को बधाई देना चाहूँगा कि और इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है तो उनके परिवार का पहला हक बनता है। और रहा सवाल मेरे कोचिंग का, तो उनके मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान है कि मेरा विश्वास किया उनने। छत्तीसगढ़ में अंडर 19 गर्ल्स में ये पहली उपलब्धि है और राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ की गौरव की बात है। और महक के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि वो जो ग्राउंड पे रेगुलर जो आती थी उसका एक परिणाम है। और उनके मम्मी पापा ने जो ग्राउंड में भेजने के लिए जो भी उनकी जरूरत थी वो पूरी करी और उसका ये परिणाम। राजनांदगांव का प्रतिष्ठित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिसे लोग स्टेट हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जानते हैं, इस समय गंभीर समस्या से जूझ रहा है। आपको बता दें, स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी के चलते शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ाने लगी है और आने वाले नए शैक्षणिक सत्र में इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सहित कई महत्वपूर्ण विषयों के पद लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, लाइब्रेरियन और चपरासी जैसे आवश्यक पद भी खाली है, जिससे स्कूल की मूलभूत व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है। दरअसल यह विद्यालय विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों संकायों का संचालन करता है, लेकिन पर्याप्त शिक्षक न होने के कारण पढ़ाई का स्तर लगातार दबाव में है। हर साल की तरह इस बार भी आशंका है कि छात्रों की पढ़ाई की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। विद्यालय परिसर में खेल मैदान की सुविधा तो मौजूद है, लेकिन उसका उपयोग भी सीमित रह गया है। कभी शिविर तो कभी अन्य कार्यक्रमों के कारण विद्यार्थियों को मैदान का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, जिससे उनकी खेल गतिविधियां भी बाधित होती है। प्रभारी प्राचार्य का कहना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद पढ़ाई को किसी तरह संचालित किया जा रहा है, लेकिन खाली पदों की वजह से दिक्कतें बनी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही विभागों को दोबारा पत्राचार कर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित न हो। शासकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक शाला राजनांदगांव यानी कि स्टेट हाई स्कूल में बीते 1 वर्षों से लगभग कई शिक्षकों की उपलब्धता नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि इस वर्ष के अब नए सत्र की शिक्षण की शुरुआत होने जा रही है, शिक्षण सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग कई समय से यहाँ पर दर्जनों शिक्षकों की कमी देखी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार
सरकारी संस्था होने के बावजूद भी सरकार इस स्कूल के प्रति, शिक्षा के प्रति, बच्चों की शिक्षा के प्रति ध्यान आकर्षण क्यों नहीं कर रही है। आपको बता दें कि बीते कई बार इस विषय को लेकर के यहाँ के जिम्मेदारों के द्वारा जिला प्रशासन को और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से आवेदन भी दिया गया है, मगर अब तक के इस विषय पर किसी भी प्रकार के कड़े निर्णय नहीं देखे गए हैं। आपको बता दें कि इस आने वाले शिक्षण सत्र पर लोगों को अब गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जितने शिक्षकों की उपलब्धता होनी चाहिए उतने शिक्षक नहीं है, जिसकी वजह से शिक्षकों की और अन्य कार्यों पर जिम्मेदारियां बढ़ते जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब कई सारे स्कूल बंद हो गए, स्कूलों पर शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण हो गए, जिसकी वजह से स्कूलों में बच्चों की संख्या जो है वो और भी तेजी से बढ़ गई है, बच्चों की संख्या पर बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आने वाले ये जो नए शिक्षण सत्र हैं उस पर अगर शिक्षकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं होगी तो बच्चों को कितनी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, ऐसे कई सारे विषय हैं जिसके शिक्षक यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ उनकी उपलब्धता नहीं है, उनकी कमी यहाँ पर देखी जा रही है, जिसकी वजह से अब बच्चों को अपनी शिक्षा पर काफ़ी प्रभाव देखना पड़ेगा। अब देखना तो ये होगा कि इस खबर के बाद क्या जिला प्रशासन या क्या शासन के द्वारा यहाँ पर शिक्षकों की पूर्ति की जाती है, जिससे कि बच्चों की इस बढ़ी हुई संख्या पर शिक्षकों को एक नया हाथ मिलेगा, उनके नए कार्यभार सौंपे जाएंगे। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्रों के संचालन और भवन निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। जिला पंचायत के मैकाल सदन में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने निष्क्रिय केंद्रों को जल्द शुरू करने और निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरपंचों और सचिवों से अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्रों की स्थिति की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने कहा कि जिन पंचायतों में भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है वहां जल्द काम शुरू किया जाए और जहां निर्माण चल रहा है उसे तय समय सीमा में पूरा किया जाए। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए जो डिजिटल सुविधा केंद्र बंद पड़े हैं उन्हें VLE के साथ समन्वय कर तत्काल चालू किया जाए। संबंधित पंचायत सचिवों को केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान CEO ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार हर ग्राम पंचायत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।